दोस्तों, टीवी की दुनिया में क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तुलसी बनकर करोड़ों दिलों पर राज करने वाली स्मृति ईरानी को भला कौन नहीं जानता। पर्दे पर एक आदर्श, संस्कारी और मजबूत बहू का किरदार निभाने वाली यह अभिनेत्री असल जिंदगी में भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। लेकिन जितनी चमक उनकी सफलता की कहानी में है, उतने ही सवाल भी उनकी निजी जिंदगी को लेकर उठते रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब लोगों ने उनसे यह सवाल पूछा कि आखिर उन्होंने अपनी ही दोस्त के पति से शादी क्यों की। क्या यह सिर्फ एक अफवाह थी या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। संघर्ष, सफलता, प्यार और विवादों से भरी स्मृति ईरानी की जिंदगी की यह कहानी सचमुच किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उनकी जिंदगी का वो सच जिसे जानकर शायद आपकी सोच भी बदल जाए। आज हम सिर्फ इस एक सवाल का जवाब ही नहीं ढूंढेंगे, बल्कि स्मृति ईरानी की पूरी जिंदगी के उस अनदेखे सफर पर चलेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस पूरी सच्चाई और प्रेरणा से भरी कहानी को करीब से जानने के लिए बिना स्किप किए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। स्मृति ईरानी की कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी नई दिल्ली से। 23 मार्च 1976 को दिल्ली में उनका जन्म हुआ। जन्म के समय उनका नाम स्मृति मल्होत्रा था। उनके परिवार की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बहुत ही अनूठी और विविधता से भरी हुई थी, जिसका उनके व्यक्तित्व पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उनके पिता अजय कुमार मल्होत्रा एक पंजाबी परिवार से आते थे, जो अपने जोशीले और स्पष्टवादी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वहीं उनकी माता शिवानी बागची एक बंगाली महिला थीं, जो कला, साहित्य और सौम्यता की प्रतिमूर्ति थीं। इन दो अलग लेकिन समृद्ध संस्कृतियों के मिलन ने स्मृति के भीतर ऐसा व्यक्तित्व गढ़ा जिसमें पंजाबी दृढ़ता और बंगाली बौद्धिकता का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। स्मृति अपने माता पिता की 3 बेटियों में सबसे बड़ी हैं। बड़े बच्चे के रूप में परिवार की उम्मीदों और जिम्मेदारियों का एहसास उन्हें बहुत कम उम्र में ही हो गया था। उनका परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय जीवन जी रहा था। घर में बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन अनुशासन और संस्कारों की कोई कमी भी नहीं थी। स्मृति के जीवन पर उनके दादाजी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनके दादाजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। घर के माहौल में राष्ट्रवाद, देशभक्ति, समाज सेवा और राजनीति पर चर्चाएं आम बात थीं। बचपन से ही स्मृति इन चर्चाओं को ध्यान से सुनती थीं, और शायद यही वह समय था जब उनके मन में देश और समाज के लिए कुछ बड़ा करने के बीज पड़ने लगे थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल से प्राप्त की। स्कूल के दिनों में स्मृति एक मेधावी, शांत लेकिन आत्मविश्वासी छात्रा थीं। उनकी सबसे बड़ी खूबी उनकी वाक्पटुता यानी बोलने की कला थी। वे स्कूल के नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करती थीं। मंच पर खड़े होकर अपनी बात रखने में उन्हें कभी झिझक नहीं होती थी। उनके शिक्षकों ने बहुत पहले ही पहचान लिया था कि इस लड़की के अंदर जबरदस्त नेतृत्व क्षमता है। पढ़ाई के साथ साथ उनके मन में हमेशा यह विचार रहता था कि वे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ी हों, ताकि अपने माता पिता का सहारा बन सकें। आत्मनिर्भर बनने की यही इच्छा आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। जैसे जैसे स्मृति अपनी किशोरावस्था से निकलकर युवावस्था की ओर बढ़ रही थीं, उनके सपनों का आकार भी बड़ा होता जा रहा था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में दाखिला लिया। लेकिन उनके भीतर की कलाकार और एक बड़ी पहचान बनाने की चाहत उन्हें किसी और ही दिशा में ले जा रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि अगर उन्हें अपनी प्रतिभा के साथ न्याय करना है और जीवन में कुछ असाधारण हासिल करना है, तो उन्हें दिल्ली की अपनी सुरक्षित दुनिया से बाहर निकलना होगा। यही वह महत्वपूर्ण मोड़ था जब उन्होंने माया नगरी मुंबई जाने और अभिनय की दुनिया में अपना भाग्य आजमाने का साहसिक निर्णय लिया। जब स्मृति ने अपने माता पिता के सामने अपना यह फैसला रखा तो घर में चिंता का माहौल बन गया। 90 के दशक में किसी साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की का अकेले मुंबई जाकर फिल्मों या टीवी में करियर बनाने का सपना देखना आसान बात नहीं थी। उनके पास न तो कोई बड़ा आर्थिक सहारा था और न ही फिल्म इंडस्ट्री में कोई जान पहचान या गॉडफादर। लेकिन स्मृति की जिद और आत्मविश्वास को देखकर उनके पिता ने आखिरकार उन्हें मुंबई जाने की अनुमति दे दी। हालांकि उन्होंने एक कड़ी शर्त रखी।
स्मृति को अपनी सभी आर्थिक जरूरतें खुद पूरी करनी होंगी और परिवार से किसी भी तरह की आर्थिक सहायता की उम्मीद नहीं रखनी होगी। स्मृति ने इस चुनौती को बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लिया। आंखों में ढेरों सपने और मन में मजबूत इरादा लिए उन्होंने मुंबई की ट्रेन पकड़ी। लेकिन मुंबई किसी का स्वागत आसान रास्तों से नहीं करती। यह शहर जितना खूबसूरत है उतनी ही कठिन परीक्षा भी लेता है। मुंबई पहुंचने के बाद स्मृति का असली संघर्ष शुरू हुआ। उनके पास रहने के लिए कोई बहुत अच्छी जगह नहीं थी। रोज सुबह उठकर ऑडिशन के लिए जाना, मुंबई की तेज रफ्तार लोकल ट्रेनों में सफर करना, अलग अलग स्टूडियो के चक्कर लगाना और फिर शाम को रिजेक्शन के साथ अपने कमरे पर लौट आना, यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। अपने रोज के खर्च पूरे करने, लोकल ट्रेन का पास बनवाने और मुंबई जैसे महंगे शहर में खुद को संभालने के लिए स्मृति ने एक व्यावहारिक फैसला लिया। उन्होंने बांद्रा के एक मैकडॉनल्ड्स आउटलेट में नौकरी करना शुरू कर दिया। आज जो स्मृति ईरानी देश के बड़े पदों पर नजर आती है, उस समय उन्होंने मैकडॉनल्ड्स में फर्श साफ करने से लेकर टेबल साफ करने, ग्राहकों का स्वागत करने और उन्हें बर्गर सर्व करने तक हर काम पूरी मेहनत से किया। यह उनके जीवन का वह दौर था जिसने उन्हें जमीन से जोड़े रखा। इस संघर्ष और मेहनत ने उनके भीतर की आग को बुझने नहीं दिया, बल्कि उसे और भी मजबूत बना दिया। मैकडॉनल्ड्स में काम करते हुए और अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करते हुए भी स्मृति का ध्यान अपने असली लक्ष्य से कभी नहीं भटका। साल 1998 में स्मृति ने अपने करियर को नई दिशा देने के लिए फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेने का बड़ा फैसला किया। राष्ट्रीय स्तर की इस सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेना आसान नहीं था। इसके लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो, महंगे कपड़े, मेकअप और ग्रूमिंग के लिए काफी पैसों की जरूरत होती है, जो उस समय स्मृति के पास नहीं थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कुछ पैसे उधार मांगे। साथ ही यह वादा भी किया कि वे यह पैसा अपनी कमाई से वापस लौटा देंगे। मिस इंडिया 1998 के मंच पर स्मृति ने अपने आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अपनी इसी प्रतिभा के दम पर वे उस साल की टॉप फाइनलिस्ट्स की सूची में जगह बनाने में सफल रहीं। हालांकि मुख्य ताज उनके सिर पर नहीं सज सका, लेकिन इस मंच ने उन्हें वह पहचान और एक्सपोजर दे दिया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्हें उम्मीद थी कि अब मनोरंजन उद्योग के दरवाजे उनके लिए खुल जाएंगे, लेकिन हकीकत उनके अनुमान से बिल्कुल अलग थी। मिस इंडिया की फाइनलिस्ट बनने के बावजूद उन्हें काम के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। अनगिनत ऑडिशन देने के बाद भी उनके हिस्से में बार बार रिजेक्शन ही आ रहा था। कई बड़े निर्माताओं और कास्टिंग डायरेक्टर्स ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि उनकी पर्सनैलिटी फिल्मों या टेलीविजन की मुख्य अभिनेत्री के लिए उपयुक्त नहीं है। कई बार तो उनके वजन और चेहरे को लेकर भी नकारात्मक टिप्पणियां सुनने को मिली। कोई और होता तो शायद हार मानकर घर लौट जाता, लेकिन स्मृति ने हार नहीं मानी। उन्होंने इन रिजेक्शंस को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इन्हीं को अपनी ताकत बना लिया। इसी संघर्ष के बीच उनके जीवन में एक छोटा सा अवसर आया, जब उन्हें मशहूर गायक मीका सिंह के एक लोकप्रिय म्यूजिक वीडियो बोलिया में काम करने का मौका मिला। यह गाना मीका के हिट एल्बम सावन में लग गई आग का हिस्सा था। इस वीडियो में स्मृति एक बैकग्राउंड मॉडल के रूप में नजर आईं। हालांकि यह कोई बड़ा ब्रेक नहीं था, लेकिन कैमरे के सामने काम करने और एक पेशेवर सेट पर अनुभव लेने का यह उनका पहला मौका था। इससे उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। कहते हैं जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तभी सवेरा होने वाला होता है। स्मृति के जीवन में भी वह सुनहरा सवेरा साल 2000 में आया। वे लगातार ऑडिशन दे रही थीं और काम की तलाश में भटक रही थीं। इसी दौरान उनकी किस्मत उन्हें भारतीय टेलीविजन की दुनिया की मशहूर निर्माता एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स तक ले गई। उस समय एकता कपूर स्टार प्लस के लिए एक नए पारिवारिक धारावाहिक की तैयारी कर रही थीं। उन्हें अपने इस शो के लिए एक ऐसे नए चेहरे की तलाश थी जो भारतीय परंपरा, आदर्शों और पारिवारिक मूल्यों को पर्दे पर सच्चाई के साथ निभा सके। जब ऑडिशन के दौरान एकता कपूर की नजर स्मृति पर पड़ी, तो उन्हें उस साधारण सी दिखने वाली लड़की की आंखों में एक अलग ही चमक और आत्मविश्वास नजर आया। लेकिन यह रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। बालाजी टेलीफिल्म्स की क्रिएटिव टीम के कई सदस्य स्मृति को इस महत्वपूर्ण मुख्य भूमिका के लिए कास्ट करने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि स्मृति के चेहरे पर वह पारंपरिक ग्लैमर या स्टार अपील नहीं है जो दर्शकों को तुरंत आकर्षित कर सके और शो को बड़ी सफलता दिला सके।
इसलिए टीम किसी और अभिनेत्री को इस किरदार के लिए लेना चाहती थी, लेकिन एकता कपूर को अपनी पारखी नजर पर पूरा भरोसा था। उन्होंने अपनी टीम के कड़े विरोध के बावजूद अपने फैसले पर डटे रहने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि एकता कपूर ने एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से भी इस नए चेहरे के बारे में सलाह ली थी। ज्योतिषी ने स्मृति की कुंडली और व्यक्तित्व को देखकर भविष्यवाणी की कि यह लड़की न केवल इस शो को ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी, बल्कि खुद भी एक बहुत बड़ी स्टार बनेगी। आखिरकार एकता कपूर ने अपनी टीम की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए स्मृति ईरानी को अपने नए धारावाहिक की मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुन लिया। इसके बाद टेलीविजन स्क्रीन पर वह शो आया जिसने भारतीय मनोरंजन जगत के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस शो का नाम था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इस धारावाहिक में स्मृति ईरानी ने तुलसी वीरानी का किरदार निभाया। जैसे ही शो का प्रसारण शुरू हुआ, यह सिर्फ एक टीवी सीरियल बनकर नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में एक सांस्कृतिक घटना बन गया। स्मृति द्वारा निभाया गया तुलसी वीरानी का किरदार भारतीय दर्शकों के दिलों में गहराई से बस गया। वह सिर्फ एक पात्र नहीं रही, बल्कि हर घर की आदर्श बेटी, समझदार बहन, संस्कारी पत्नी और जिम्मेदार बहू का प्रतीक बन गई। साल 2000 से लेकर 2008 तक पूरे 8 वर्षों तक इस शो ने भारतीय टेलीविजन की दुनिया पर लगभग एक छत्र राज किया। इसकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि लोग अपने रोजमर्रा के काम इस शो के समय के अनुसार तय करने लगे थे। तुलसी के किरदार ने स्मृति ईरानी को रातों रात घर घर में पहचान दिला दी और वे भारतीय टेलीविजन की सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। स्मृति की लोकप्रियता का आलम यह था कि उस दौर में रात 10:30 बजते ही देश के ज्यादातर घरों के टीवी सेट एक ही चैनल पर आ जाते थे। जैसे ही क्योंकि सास भी कभी बहू थी शुरू होता, लोग अपने सारे काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते थे। जब पर्दे पर तुलसी के जीवन में कोई दुखद घटना होती, तो दर्शक सचमुच भावुक हो जाते थे। कई लोग तो अपने घरों में रो भी पड़ते थे। दर्शक इस किरदार से इस कदर जुड़ गए थे कि असल जिंदगी में भी वे स्मृति ईरानी को तुलसी के रूप में ही देखने लगे थे। सार्वजनिक जगहों पर लोग उन्हें एक अभिनेत्री की तरह नहीं, बल्कि अपने परिवार के एक सम्मानित सदस्य की तरह सम्मान देते थे। अपने काम के प्रति स्मृति का समर्पण और उनकी लगन इतनी मजबूत थी कि आज भी उसकी मिसाल दी जाती है। अपने पहले बच्चे की गर्भावस्था के दौरान भी उन्होंने बिना लंबा ब्रेक लिए लगातार शूटिंग की, ताकि उनके दर्शकों को उनके पसंदीदा किरदार से दूर न रहना पड़े। उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें लगातार 5 बार इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि अपार सफलता के अलावा स्मृति ने B.R. चोपड़ा के भव्य पौराणिक धारावाहिक रामायण में माता सीता का पवित्र और प्रतिष्ठित किरदार भी बेहद गरिमा और शालीनता के साथ निभाया। अभिनय के साथ साथ उन्होंने व्यवसाय की दुनिया में भी कदम रखा और अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस उग्राया एंटरटेनमेंट स्थापित किया। टेलीविजन जगत में उन्होंने जो ऊंचा मुकाम और जो बेतहाशा शोहरत हासिल की, वह आज भी कई नई अभिनेत्रियों के लिए एक सपना जैसा है। लेकिन जब स्मृति ईरानी अपने टेलीविजन करियर के बिल्कुल शिखर पर थीं, तभी उनकी निजी जिंदगी को लेकर एक ऐसा विवाद सामने आया जिसने लोगों को चौंका दिया। जब स्मृति ईरानी के पास नाम, अपार धन और बेतहाशा शोहरत थी, जब वे घर घर में पहचानी जाती थीं, तभी उन्होंने अपने जीवन का एक ऐसा बड़ा फैसला लिया जिसने सभी को चौंका दिया। साल 2003 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली। उस समय राजनीतिक गलियारों और मीडिया जगत के कई लोगों ने इसे सिर्फ एक सेलिब्रिटी का शौक या लोकप्रियता भुनाने का तरीका माना। लोगों को लगा कि वे बस चुनाव के समय कुछ रैलियों में भीड़ जुटाने का काम करेंगी और फिर वापस अपनी अभिनय की दुनिया में लौट जाएंगी। लेकिन स्मृति के इरादे पूरी तरह गंभीर थे। उनके दादाजी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने के कारण राष्ट्रवाद, देशभक्ति और जनसेवा की भावना उनके भीतर बचपन से ही गहराई तक मौजूद थी। पार्टी में शामिल होने के सिर्फ 1 साल बाद ही साल 2004 के लोकसभा चुनाव में पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी। उन्हें दिल्ली की वीआईपी सीट चांदनी चौक से चुनाव मैदान में उतारा गया। यह चुनाव आसान नहीं था। उनके सामने कांग्रेस के वरिष्ठ और अनुभवी नेता कपिल सिब्बल थे। एक नई राजनेता के लिए यह राजनीति की सबसे कठिन परीक्षा थी। चुनाव का परिणाम वही रहा जिसकी राजनीतिक विश्लेषकों को उम्मीद थी। स्मृति वह चुनाव हार गईं।
लेकिन उस चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने जिस आत्मविश्वास, ऊर्जा और स्पष्टता के साथ जनता के बीच अपनी बात रखी, उसने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रभावित कर दिया। उन्होंने पहले ही चुनाव में यह साबित कर दिया कि वे राजनीति में सिर्फ एक लोकप्रिय चेहरा नहीं है, बल्कि उनके पास मजबूत विचार, राजनीतिक मुद्दों की समझ और जनता से सीधे जुड़ने की क्षमता है। चांदनी चौक की हार ने उनके मनोबल को गिराने के बजाय उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। उन्होंने इसे हार नहीं बल्कि एक सीख के रूप में लिया। उन्होंने तय किया कि वे राजनीति को सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रखेंगी, बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर समझेंगी और कार्यकर्ताओं के साथ काम करेंगी। इसके बाद उन्होंने पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों और विस्तार योजनाओं में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उनकी मेहनत और सक्रियता को देखते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। उन्होंने कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में स्टार प्रचारक के रूप में लगातार प्रचार किया। उनकी मजबूत संगठनात्मक क्षमता, ओजस्वी भाषण शैली और विशेष रूप से महिलाओं व युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता को देखते हुए साल 2010 में उन्हें भाजपा महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक बड़ा और महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसने राजनीति में उनके कद को और ऊंचा कर दिया। इसके बाद साल 2011 में उनके काम को देखते हुए पार्टी ने उन्हें गुजरात से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में पहुंचते ही स्मृति ईरानी ने अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बना ली। चाहे महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा हो, देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई गंभीर विषय हो या विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब देना हो, उन्होंने हमेशा पूरी तैयारी, सटीक आंकड़ों और मजबूत तर्कों के साथ अपनी बात सदन में रखी। उनकी स्पष्टवादिता और तथ्यों के साथ बहस करने की उनकी बेहतरीन कला ने उन्हें बहुत ही कम समय में संसद के प्रभावी और धारदार वक्ताओं में शामिल कर दिया। स्मृति ईरानी के राजनीतिक जीवन का सबसे चर्चित और चुनौतीपूर्ण अध्याय साल 2014 के आम लोकसभा चुनाव में शुरू हुआ। पार्टी ने उन पर बड़ा भरोसा जताते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल अमेठी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। अमेठी कोई सामान्य चुनाव क्षेत्र नहीं था। यह दशकों से गांधी परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। उस समय वहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे। 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। मुकाबला भले ही कठिन था, लेकिन उन्होंने पूरे जोश और मेहनत के साथ चुनाव अभियान चलाया। हालांकि उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अमेठी की जनता के बीच अपनी मजबूत पहचान बना ली। इसके बाद 2014 से 2019 तक वे लगातार अमेठी से जुड़ी रहीं और वहां के लोगों के बीच सक्रिय रूप से काम करती रहीं। उनकी इसी निरंतर मेहनत का परिणाम साल 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जब उन्होंने अमेठी से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और कई अहम फैसले लिए। जहां तक उनकी निजी जिंदगी और शादी की बात है, जुबिन ईरानी से उनका विवाह आपसी सहमति, समझ और सम्मान पर आधारित एक निजी निर्णय था। इस बारे में कई तरह की बातें और अफवाहें समय समय पर सामने आती रही हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनका यह रिश्ता पारस्परिक सम्मान और विश्वास पर टिका हुआ है। स्मृति ईरानी की पूरी कहानी संघर्ष, साहस, मेहनत और आत्मविश्वास की एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा है जो यह साबित करती है कि अगर इंसान अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहे तो वह किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकता है। दोस्तों, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की का संघर्ष से भरा सफर तय करते हुए टीवी की दुनिया में सुपरस्टार बनना और फिर राजनीति के शिखर तक पहुंचना सच में किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है। स्मृति ईरानी की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान के अंदर मेहनत करने का जज्बा, आत्मविश्वास और अपने सपनों को पूरा करने का जुनून हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। आपको स्मृति ईरानी की जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।